सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मिल्कीपुर सीट उत्तर प्रदेश में एक अहम सीट बन गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सीधे तौर पर चुनौती बन गई है। आन बान शान और शौकत की लड़ाई जो है वो मिल्कीपुर सीट पर जाकर टिक गई है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है मिल्कीपुर सीट। अब मिल्कीपुर सीट को लेकर एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ लगातार कई बार वहां पर जाकर दौरा कर दिए, क्योंकि अयोध्या की हार के बाद से मिल्कीपुर सीट को योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो इज्जत उनको अपनी वापस लेनी है वो मिल्कीपुर सीट पर जाकर टिक गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का जो शुरू से गढ़ कहा जाता है मिल्कीपुर सीट, अब मिल्कीपुर सीट को लेकर अखिलेश यादव भी कहीं से भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इसी को लेकर आज एक नया अपडेट सामने आ गया है कि अब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बना दिया, यानी कि पासवान वर्सेस पासवान की लड़ाई अब मिल्कीपुर सीट पर जारी हो गई है। ना ये समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, बल्कि अब बीजेपी पासवान वर्सेस पासवान की लड़ाई होगी। यानी कि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से फैजाबाद सीट से जो सांसद है मौजूदा के, उनके बेटे अब मिल्कीपुर सीट से चुनावी जो लड़ाई है वो लड़ने वाले, यानी कि अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दी है। अब दोनों में ये देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट पर क्या चंद्रभान पासवान जीत हासिल कर पाते हैं या फिर अजीत प्रसाद। अगर बात कही जाए अयोध्या को लेकर, तो जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वही इसको देखते हुए लाख जीत हुई, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी खुश नहीं थी, क्योंकि अयोध्या की हार सबसे बड़ी हार मानी जा रही थी। समाजवादी पार्टी की बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी काफी ज्यादा खुशी मना रहे थे, इसलिए क्योंकि अयोध्या की हार सबसे बड़ी जीत थी विपक्षियों के लिए, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बात का बहुत ही फक्र से दावा करते हैं कि क्यों नहीं अयोध्या में बीजेपी वाले जीत पाए। यहां तक कि विपक्ष से यह भी बात सामने आती है लगातार कि हम राम को लाए थे, राम हमको लाएंगे, फिर राम ने अपना असली रूप दिखा दिया। भगवान सबके होते हैं, गलत और सही का साथ देते। इस तरह से तमाम जो बयान थी, ये बयानबाजियां सामने आई हैं और क्या कुछ बाइटें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस बाइट को जरा सुनिए। राजनीतिकरण ना करें। मंदिर का 6 महीने तक मंदिर का ही, राम मंदिर का प्रचार करते रहे और नतीजा वहीं मिल्कीपुर में, अयोध्या में ही मिल गया। तो ये इन्हें इन चीजों से सबक लेना चाहिए और राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। धर्म अपनी चीज, अपनी जगह है, उसका अपना स्थान है, अपना महत्व है, और सरकारें चलाना एक अपने आप में अलग। मुरादाबाद की सांसद रुचि ने किस तरह से बात कहा कि धर्म के नाम पर ये राजनीति होती है, और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन क्या परिणाम सामने आया। अब वहीं इस पूरे मामले पर चंद्रभान पासवान को जिस तरह से बीजेपी काफी लंबे टाइम बाद अपना प्रत्याशी घोषित की है, इस पर तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ गए अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे बीजेपी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, तो वहीं सपा से पूजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगी बीजेपी से विकास पांडे जी से। विकास पांडे जी, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है चंद्रभान पासवान को, क्या लग रहा है कि अजीत प्रसाद के सामने मुकाबला जो होने वाला है, टक्कर का जो मैच होने वाला है, जीत पाएंगे आपके प्रत्याशी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात जीतने की है और जीत से आगे जाने की है। हाँ, जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया था 2024 के इलेक्शन में, अब उस नैरेटिव को हमें विफल करने का एक अवसर मिला है। आपने देखा होगा उपचुनाव में भी 9 में से 7 सीटें हमने जीती थी, और ऐसी ऐसी सीटें जीती जहां पर 65% मुसलमान था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत करके आया। रही बात जहां तक चंद्रभान प्रसाद की, चंद्रभान प्रसाद जमीनी कार्यकर्ता है, ना कि परिवारवाद की राजनीति के द्योतक हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, उसने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी है और ये दिखा दिया है समाजवादी पार्टी को कि हम परिवारवाद से चलने वाले राजनीतिक दल नहीं है। हम हमेशा नीचे जमीनी स्तर से कार्यकर्ता को उठाते हैं और ऊपर लेकर के आते हैं। चंद्रभान प्रसाद की पत्नी अभी मौजूदा वहां रुदौली जो जिला पंचायत सीट है
उससे सदस्य हैं, और उससे पहले वहां पर 2 बार वो भी खुद वहां पे सदस्य रहे। उनके पिताजी ग्राम प्रधान है। बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ परिवार है वहां पर, और ये लड़ाई विशुद्ध रूप से परिवारवाद, जातिवाद के वर्षित राष्ट्रवाद पे होने वाली है, और हम राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेंगे। पूजा शर्मा जी, इसका जवाब दे दीजिए। परिवारवाद यानी कि आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि परिवारवाद इसलिए यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अब इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए कि क्या आप लोग परिवारवाद करके वहां की सीट हासिल करना चाहते हैं जीतकर? आपको नमस्कार, और मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मैं करेक्ट करना चाहूंगी। ठीक है, माफ करिएगा देखिए, पूजा मिश्रा जी, जो है- एक्चुअली में पूजा शर्मा मुझे लगा। ठीक है जी, देखिए जो है, जो कह रहे हैं ना परिवारवाद, हालांकि इनको अधिकार नहीं है परिवारवाद का कहने का, क्योंकि ये जो है राजनाथ सिंह जी के बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। ये जो है अपने जितने भी घटक दल हैं उन सबको, ये बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, मैं उस पर नहीं जाती हूँ। उन्होंने एक बात कही कि जो है ग्राउंड पे रहा हुआ है, भाई साहब वो तो मिल्कीपुर के है भी नहीं। क्या मिल्कीपुर में रहे क्या जनता के बीच में? कह रहे कार्यकर्ता 2 साल ही हुआ उनको भाजपा को ज्वाइन किए हुए, और आप कह रहे हैं जमीनी कार्यकर्ता। ये कहिए कि अच्छे उद्योगपति हैं, सूरत से लेकर के उनका रुदौली तक में बिजनेस काफी अच्छा है, आपने अच्छे उद्योगपति को टिकट दिया है, ये बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक बात रही अजीत प्रसाद जी की, और जो है आप बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद जी की, तो अवधेश प्रसाद को ही जो है जनता ने वोट दिया और अवधेश प्रसाद जी को चुना, उनको विधायक बनाया था पहले उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने उनको सांसद बना दिया। और जनता के बीच में जो रह करके कार्य करेगा, जनता उसको वोट करेगी। गन पॉइंट पे अगर वोटिंग नहीं होगी तो हम बिल्कुल निश्चित है कि समाजवादी पार्टी को जनता वोट करेगी, क्योंकि अगर जनता वहां की परेशान हो रही है तो माननीय सांसद जी वहां पे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जा रहे हैं, अजीत जी जमीन पर रह रहे हैं, तो वो वहां पर है। ये इस तरीके जो आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान को झांप ले। ये लोकतंत्र है, सबको आजादी है चुनाव लड़ने की। अगर जनता चुनेगी तो सदन में जाएंगे, जनता नकारेगी तो सदन में नहीं जाएंगे। ठीक है, हरिनाथ जी अब आप भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोग तो खुले तौर पर इस बात का अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं कि आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं मिल्कीपुर सीट पर। आप अपने आप को क्यों नहीं देखे मिल्कीपुर सीट पर, खुद का प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? क्या समाजवादी पार्टी से 2027 में कुछ बेनिफिट होने वाला आप लोगों को, या फिर इसके पीछे और क्या रणनीति है, बताइए। अनन्या जी, हाँ। बेनिफिट हमारा कुछ नहीं है। बेनिफिट हम देश के लिए, संविधान की संरक्षण के लिए, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी के लिए, यही हमारा बेनिफिट है। इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से हमारा एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है। ये बात अलग है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव में हमारे घटक दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में भी समर्थन दिया था, और मिल्कीपुर भी उपचुनाव है, वहां पर भी हम लोग समर्थन दिए हैं। तो मिल्कीपुर की सीट निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि अवधेश पासी जी के लड़के अजीत पासी को चुनाव लड़ाए तो उन्होंने वहां से भी पासवान लाए। अरे भैया, ऐसे ही तो मैनपुरी में भी यादव के खिलाफ, अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ उन्होंने अनुजेश यादव घर में ही परिवार में तोड़फोड़ जो इनकी परंपरा रही है करके लाए थे। क्या चुनाव जीत गए? नहीं चुनाव जीते। ये समाज देखता है कि कौन सी पार्टी और कौन सा गठबंधन और कौन सा नेता हमारे समाज का हित कर सकता है, कौन 24 घंटा हमारे लिए यहाँ उपस्थित रह सकता है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से आपके पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव तो खुले तौर पर ये बयान दे दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इस पे कोई आप लोगों को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा झटका जोर का लगा है? कोई प्रभाव नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव उपचुनाव के लिए है और आगे भी रहेगा, और उसके लिए ध्यान में रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली तो संदीप दीक्षित को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं बनाई गई है? हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को? जी नहीं, देखिए, दिल्ली में अखिलेश जी को जो अच्छा परिस्थिति के अनुसार लगा उन्होंने कहा है, ठीक है, वो भी हमारे घटक दल है, लेकिन हम लोग आमने सामने चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं और पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने के लिए चुनाव। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी भी जुड़े हुए। पंकज जी, आप बताइए, जिस तरह से आपने तीनों ही प्रवक्ता की बातों को सुना, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को देखते हुए बताना चाहते हैं? देखिए, ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, ये बहुत प्रतिष्ठापरक चुनाव है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत प्रतिष्ठापरक चुनाव है। लेकिन योगी आदित्यनाथ
जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा, चूंकि जिस तरह से वहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में हार हुई और झूठ का नैरेटिव फैलाकर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे आपके कांग्रेस हो, उसने जिस तरह से झूठ का नैरेटिव फैलाकर सीटें तो जरूर हासिल कर ली, लेकिन अब जनता उनके मुगालते में आने वाली नहीं है। इसीलिए देखिए योगी आदित्यनाथ जो सुशासन के जिस तरह का राज उन्होंने कायम किया है कि आज देखिए पूरे विश्व में उनकी जो है उनके जो जिस तरह से उन्होंने वहां पर कुंभ में इंतजाम किए हैं, 3.5 करोड़ लोग करीब वहां पर स्नान कर चुके हैं अमृत स्नान में। तो ये समझिए योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है और योगी आदित्यनाथ ने खुद कमाल से मार रखी है वहां के मिल्कीपुर चुनाव की। तो इसलिए निश्चित रूप से मान के चलिए वहां वो कमल खिलाने में कामयाब होंगे। जिस तरह से उन्होंने 9 सीटों के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया, तो ये निश्चित मान के चलिए वो इसको कमल खिलाने में कामयाब होंगे। और दूसरी बात, वहां जैसे 85,000 दलित हैं और 75,000 करीब ब्राह्मण वर्ग है, 50,000 यादव है, 18,000 वैश्य हैं और मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के लोग हैं, 3,42,000 टोटल वोटर है। तो ये मान के चलिए बीजेपी ने भी चंद्रभान पासवान को देकर दलित वर्सेस दलित कार्ड खेल दिया है। तो ये भी जो है एक निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक घाटे का सौदा रहेगा। और जिस तरह से वहां पर राजू खान, मोहित खान ने जिस तरह से वहां की एक नाबालिग लड़की 12-13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको गर्भवती करने का काम किया और उसके डीएनए में भी उन लोगों के टेस्ट में डीएनए में भी उसकी पुष्टि हो गई। राजू खान का डीएनए भी मिल गया और उनके भी डीएनए मिल गया, वो लोग अभियुक्त हैं। तो ये भी जनमानस ने देखा है कि किस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया, ये भी लोगों ने देखा है। और अभी जो समाजवादी पार्टी आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, अभी क्या बोल रहे हैं? राजू खान का डीएनए नहीं मिला क्या? राजू खान का डीएनए क्या बात कर रही है? क्यों नहीं मिला? आप लोग स्वीकार करिए आपके नाम बलात्कार करता है, आप लोग उस पर डिपेंड करते हैं, उसको बचाव का काम करते हैं। जनता जनार्दन है, जनता देख रही है और निश्चित मान के चलिए जनता आपको हराने का काम करेगी, क्योंकि जनता इन सब कृत्यों से दूर रहती है। जनता इसको पसंद नहीं करती। बात नहीं क्लियर आ रही है, आप लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। पंकज जी एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी। पूजा जी आराम से। झूठ बोलने का काम आप लोग करते हैं और कोई काम नहीं करते। और अभी जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर समर्थन कर दिया अखिलेश यादव ने, चाहे आपके ममता बनर्जी ने, तो संदीप दीक्षित ने इसको बोलना चाहिए कि भाई वोट अखिलेश यादव और उनका नहीं है, वहां पर भाई वोट नहीं है। और संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि आप जाके पता कर लीजिए पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है कि अगर आप आके ज्वाइन कर लीजिए आम आदमी पार्टी। ठीक है हो रही बातें रख लेने दीजिए। ठीक है पंकज जी आपकी बात बहुत ठीक है। पंकज जी शांत हो जाइए। पूजा जी एक मिनट रुक जाइए। एक प्रश्न का जवाब दे दूं। अभी आप इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता। एक मिनट इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता। पंकज जी एक मिनट शांत हो जाइए। पंकज जी शांत हो जाइए। पंकज जी शांत हो जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पंकज जी शांत। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकता। एक बार एक एक करके आप लोग बात रखिए। नहीं एक मिनट, वो जवाब दी है, उनका जवाब आपको ले लेना चाहिए। ठीक है पूजा जी अपनी बात रखिए। ठीक है इसके बाद आप इनको जवाब दीजिएगा। लड़ने से बात जनता तक नहीं जा सकती। पूजा जी चिल्ला के बात रखने से नहीं होता है, सिर्फ अपनी बातों को रखिए। मैं रोक रही हूँ, मैं रोक दी हूँ, वो रुक गया। आप अपनी बात रखिए। पूजा जी अपनी बात रखिए। ठीक है इनका कहना आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप इनके बीच में बोलिए। अब अपनी बात रखिए। आप क्या बोल रहे थे? ये शांत हो गए, ये शांत हो गए, ये शांत हो गए। अपनी बात रखिए। तो हम सुनेंगे क्या? आप बोलिए अपनी बात। ये शांत हो गए। एक एक करके बात पहुंचाइए। जनता तक एक एक लोगों की ही आवाज जा पाएगी। ये बिल्कुल आपने सही बोला हुआ है कि इन्होंने जो ये बात कही ना कि डीएनए मैच कर गया। हाँ बिल्कुल, वहां पे जो भी कल्प्रिट था आप अगर देखेंगे तो जो राजू उसने डीएनए मैच किया, मोहित खान से नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं उससे भी हो गया। ये गलत बात बोला। आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको जो भी आरोप लगाना है आप लगाइए, पर गलत चीजें मत बोलिए। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि जो है जो आपका जो है नवाब सिंह यादव था, उसके बचाव के लिए उसके भी रेप केस लगा, तो उसके बचाव के लिए भाजपा का वर्तमान जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष जाकर के थाने पे 4 घंटे बैठा रहा। उसमें नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उसका डीएनए भी मैच हो गया, पर यहाँ पे आपको झूठ बोल रहा है। लेकिन तथ्य के साथ में आपको सही बोलिए। पड़ी हुई थी, वो क्यों बोल रहे थे जाकर के वहां पे थाने पे? क्यों बैठे 4 घंटे तक? क्यों 4 घंटे तक वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के जाकर के थाने में उनकी पैरवी कर रहे थे? अरे अनन्या जी उनको पैरवी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर जो है समाजवादी पार्टी का था, हमारी पार्टी
सच्चाई को स्वीकार करिए। अनन्या जी, मैं हूँ, पूजा जी। सॉरी, पूजा जी। जी, पूजा जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। और सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी ने अगर डीएनए की मांग गायत्री प्रजापति के केस में कर दी होती तो उन्हें मंत्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अखिलेश यादव जी को। जब पीडीए, अब पूजा जी धैर्य रखिए, आप भी एक महिला हैं और संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर बात करिए। पूजा जी, आप एक महिला हैं भाई, आपसे ये बड़ी उम्मीद करता हूं मैं। बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं आप, बड़ी अच्छी प्रवक्ता और एक महिला हैं आप। एक महिला होने के नाते कम से कम इतनी शालीनता तो बनाए रखिए जब महिलाओं से जुड़ा विषय आए। वो शांत है। पूजा जी सुन लीजिए, फिर इसके बाद सीधे मैं आप ही को मौका दूंगी। आप अपनी बात को रखिएगा, वरिष्ठ पत्रकार की बातों को भी रखिएगा और जो भाजपा से प्रवक्ता उनकी बातों को भी रखिएगा। परिवारवाद के ऊपर बार बार गुमराह करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विषय को डीरेल कर रही है। और डीरेल का सीधा सीधा कारण है कि वो बहुत अच्छे से जानती है 2019 में इस लोकसभा के अंदर वो अगर 5 एमपी उनके जीत करके आए तो वो कोई चाचा था, कोई भतीजा था, कोई बेटा था, कोई ताऊ था, कोई इससे अलावा जीत करके आया क्या? नहीं आया ना। परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण बनके रह गई है समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या इस बात का मानक तय करेगा कि जब समाजवादी पार्टी के आगे पीडीए में पी को चुनने की बात आई, पी के साथ खड़े होने की बात आई, तो समाजवादी पार्टी पंगु हो गई, ए के आगे नतमस्तक हो गई। ए को बचाने के लिए आप डीएनए की मांग करते नजर आए। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आ चुका है अनन्या जी, और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में डंका आज बुलंद है भारतीय जनता पार्टी का, केवल इसलिए कि हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, सबका साथ और सबका विकास लेकर के। ठीक है पूजा जी, अब जल्दी से अपनी बातों को रख दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि परिवारवाद के नाम पे जो है इनको कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे कि जो है वसुंधरा राजे, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए कि परिवारवाद की इनको जो है जो वसुंधरा राजे किस परिवारवाद से आती है? परिवार पूरा, अरे बताइए ना मुझे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस परिवार से आते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किस परिवार से आते हैं? आप बात करके बताइए ना, आप बताइए, एक बार भी बताएंगे क्या? बाबू कल्याण सिंह जी जिन्होंने अयोध्या के लिए, भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी, वो किस परिवार से आते हैं? बताइए ना। मुलायम सिंह यादव जी हटेंगे तो अखिलेश यादव आएंगे, और यहाँ तक कि चाचा का नंबर कब आएगा ये पूरा देश पूछ रहा है, पूरा प्रदेश पूछ रहा है। भाई चाचा का नंबर कब आएगा? अवधेश प्रसाद के बेटे की जगह कोई और प्रत्याशी नहीं था, कोई और प्रत्याशी नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। भाई पूजा जी को क्यों नहीं चुनाव लड़ा दिया समाजवादी पार्टी ने? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने पूजा जी को चुनाव लड़ा दिया? बीसीसीआई में जो है अध्यक्ष बना देंगे, ये आप बताइए। जब आप बोल रहे थे, आपने बोला शांत रहिए, मैं शांत रही, उसके बाद में जब मैं बोलना चालू किया तो पीड़ा हो गई। भाई सुन लीजिए ना। पीड़ा मुझे हर महिला पे जब समाजवादी पार्टी डीएनए जैसे अपराधियों को बचाने के लिए डीएनए की मांग करेगी तो हमें पीड़ा होगी, हमें पीड़ा होगी कि गायत्री प्रजापति के समय आपने डीएनए की मांग नहीं कर पाई। पूजा जी, अगर उस समय डीएनए की मांग कर दी होती तो शायद मंत्री नहीं बनाना पड़ता आपको गायत्री प्रजापति को। उनका सर का ताज बना करके टहलते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती है। आपके मंत्रिमंडल में आपके सांसदों पे 48% लोगों पर क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं, उसमें से जो है आपके कई सारे सांसद जिसमें महिला अपराधों का केस लगा हुआ है, आपको पीड़ा नहीं होती है? समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद के घर में बलात्कार हो गया, अखिलेश यादव मौन क्यों रह गए? क्यों रह गए? मिनी मुख्यमंत्री के नाम से फेमस नवाब सिंह यादव के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, अखिलेश यादव बचाने के लिए डीएनए की मांग करते आए। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि अपराधी है, उन्हें जेल भेजिए? क्यों नहीं कहा? छात्र के साथ में रेप करने वाले को आपका जो है सौरभ श्रीवास्तव विधायक माला पहना करके स्वागत करता है, केक काट करके, आपको पीड़ा नहीं होती है? जब बात करते हैं आपको बड़ा सेलेक्टिव पीड़ा होती है। पीड़ा होती है सारी महिलाओं के लिए, पीड़ा करिए ना। हमें पीड़ा होती है, हमें वेदना होती है। अरे भाई, महिलाओं की पीड़ा तो डिंपल यादव जी से पूछ लीजिए। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत वो भैया से कहने की बात करती है पूजा जी, ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र की तो बात डिंपल यादव कह रही है, डिंपल यादव कह रही है। कभी पूछ लीजिए उनसे पूजा जी, बैठती होंगी आप उनके साथ, जरा दर्द उनका पूछिए। यहाँ पे बात मिल्कीपुर सीट को लेकर हो रही है कि कौन जीतेगा, ना कि वहां पे किसके अंदर क्या कुछ बुराई है, कौन सा सांसद क्या किया, पूर्व में क्या कुछ कर रहा है। ये सारी बातों पे मुद्दा नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि मिल्कीपुर चुनाव पर किस तरह से बीजेपी जीत हासिल करने वाली है और समाजवादी पार्टी किस तरह से जीत हासिल करने वाली है। हरिनाथ जी, अब आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। जिस तरह से आपने अभी मौजूद भी हैं और डिबेट में तीनों लोगों की बातों को सुन सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से किस तरह से ज्यादातर बातें आ रही है, फिर पूजा जी अपने पक्ष को रख रही है। आप किस तरफ अपना रुझान देख रहे हैं? अनन्या जी, जिस तरह पहली बात तो
आपका चैनल है, आपको आजादी है किसको बुलाती है, क्या नाम देती है। हाँ। आप वरिष्ठ पत्रकार हो या निष्पक्ष विश्लेषण करता हो, जब भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा होकर बात करेंगे तो इसी तरह से जो है संघर्ष होगा और जनता तक आवाज नहीं जाएगी। नाम हम वही देते हैं सर जो इनका नाम है, इन्होंने अपने नाम के आगे, इनको सब लोग जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, तो हमारा कर्तव्य वही बोलना। जितने भी हमने डिबेट देखा है, हाँ। निष्पक्ष विश्लेषण कभी किया ही नहीं है। अरे भाई मीडिया पर सवाल उठा दिए, मीडिया से बड़ी समस्या है। आपने तो नेता स्वीकार कर लिया अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अखिलेश यादव को नेता स्वीकार कर लिया है। आपके नेता राहुल गांधी हैं कि प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव, ये तय कर लीजिए भाई आप लोग। कांग्रेस को पिछलग्गू बोला जाए तो आपको पीड़ा होती है, कांग्रेस पिछलग्गू से निकल जाए तो आपको पीड़ा होती है। आप तो कोई बात को सुनने को नहीं तैयार होते हैं। झगड़ा और संघर्ष होगा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप जिस पार्टी के विशेष प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव को नेताजी मान चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसका जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि नीति विकास जी का भी वही कहना था और हमारे साथ जो पंकज जी का भी वही कहना था। दोनों लोग का ये कहना है कि आप लोग नेताजी अखिलेश यादव को मान चुके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां गई कांग्रेस के लिए? सुनिए अनन्या, आपके जो तीनों चारों प्रवक्ता हैं, किसी प्रवक्ता ने कहा कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह जो वर्तमान में मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं है। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के स्थान पर महिला पहलवानों के अपमान के नाम पर जब उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया गया, ये परिवारवाद नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कौन परिवारवाद उनका था? और रह गई महिलाओं सम्मान की बात, जो आपके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, पूरे देश में उनको देख ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। क्या आप जानते हैं इस बात को? क्या आप जानते हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को कितना सम्मान दिया अखिलेश यादव जी ने? कितना सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया, जरा बताइए मुझे आप सब लोग मिलके। ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए। देश के प्रधानमंत्री के प्रति ये कटुता का भाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जितना अपनाएगी उतना गर्त में जाएगी, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानती है, अपना अभिभावक मानती है। ये महिला का अपमान करते हैं। अरे भाई महिला का अपमान आप बताएंगे, अपना नाम करते हैं। और दूसरी बात, आप जो है मोइन अली और किसकी बात कर रहे थे, जब अयोध्या मंदिर में एक दलित सफाई कर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने दुर्व्यवहार किया, उस समय कहां गया? उसको भी वहां की जनता याद कर रही है। जो हमारे मंदिर जैसी पवित्र संस्था को भी कलंकित करने का काम किया, उसका जवाब भी मिल्कीपुर की जनता देगी। अब जो रह गया, आप कह रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर वहां पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से देश में अभी कल का ही समाचार है, सुल्तानपुर में एक ही परिवार के 3 लोग आर्थिक तंगी के वजह से आत्महत्या कर लेते हैं वही बगल में, लेकिन सरकार पर कोई जू नहीं रेंगती है। आप महाकुंभ की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं, पहले से कुंभ चल रहा है, पहले से महाकुंभ चल रहा है। 1954 के महाकुंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे देखने के लिए, व्यवस्था और लोकप्रियता उनकी इतनी थी कि इनको देखने के लिए भीड़ में सैकड़ों लोग की जान देनी पड़ी। उससे भी वो लोग द्रवित हुए और व्यवस्थाओं पर जो है और बढ़िया करने का जवाब दिया था। पिछली जान जाना प्राउड की बात तो नहीं है ना, और ये जान चली जाए, ये व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था के साथ 3 लोगों ने स्नान कर लिया अमृतपान पड़ी। और अनन्या जी, पिछले में जब आजम खां जी ने महाकुंभ का और कुंभ का आयोजन कराया था, विश्व को लोगों ने प्रशंसा किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप लोग ताली पीटते हैं, पहले का भूल जाते हैं। ये सतत विकास की प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। जिसकी सरकार रहती है वही व्यवस्था करती है। इस समय रोजी रोजगार और पेपर लीक के मामले पर, और अभी देखिए लखीमपुर में एक जो है मौर्य, रामचंद्र मौर्य के किस तरह से पुलिस कर्मियों ने व्यवहार किया, किस तरह से उनकी हत्या पर हंसी कर रहे थे, ये सब उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक देख रहा है। इसका जवाब मिल्कीपुर की जनता देगी। ठीक है विकास जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत सारे ब्लेम आपके ऊपर हरिनाथ जी ने लगा दिया आपकी पार्टी को लेकर, महाकुंभ से लिए मिल्कीपुर सीट तक, और बीते हुए अतीत के कई पन्ने उन्होंने खोल डाले हैं। बहुत अच्छी बात कही अनन्या जी आपने, और बड़ा शर्म का विषय है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ करके ये कह रहे हैं कि 1951-52 में जब महाकुंभ होता है तो
देश के पहले प्रधानमंत्री 54 में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जाते हैं और वहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। यही फर्क है आज कि तब महाकुंभ अगर आयोजित होता था तो उसकी व्यवस्थाएं पंगु हो जाती थी नेताओं के आगे। आज महाकुंभ में नेता पलक पावड़े बिछाए बैठा हुआ है कि भक्त आएंगे गंगा में डुबकी लगाएंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे कि जाइए और एक बार देख करके आइए, और कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि मां गंगा आप सबके पापों को भी धोने का काम करेंगी। जरा करके आइए, मेरा निवेदन है आपसे। दूसरी चीज परिवारवाद पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जैसे दलों को अनन्या जी बोलने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में एकमात्र इस्तीफा देने वाले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके सरनेम को चुरा करके कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, वो है श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके उलट सोनिया गांधी जी सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का खिताब हासिल करती। तीसरी चीज, जब मुलायम सिंह यादव जी, अरे आप सुन लीजिए सर, जब मुलायम सिंह यादव जी सत्तासीन होते हैं और उसके बाद ऐसे समाजवादी पार्टी को जकड़ लेते हैं, ना आज जनेश्वर मिश्र दिखते हैं ना आज लोहिया दिखते हैं, केवल और केवल अगर कोई दिखता है तो सैफई परिवार दिखता है। बदायूं से चले जाइए आजमगढ़, कहीं भी चले जाइए, आपको केवल समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार और उसका बोलबाला। पूजा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, सैफई परिवार सिर्फ और सिर्फ सैफई दिखता है यानी कि समाजवादी पार्टी का ही परिवार दिखता है? जैसा नजरिया रख रहे हैं वैसे ही दिखता है। और जो है श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की बेटी जो है मंत्रिमंडल में रही है हमारे यहाँ से, और पिछली सरकार में उनका पूरा सम्मान रहता है और अभी भी सम्मान रहता है। इनको जानकारी नहीं है शायद इसलिए बोल रहे हैं कि वो कहाँ चले गए या कहाँ चले गए। मैं परिवारवाद पे नहीं आना चाहती क्योंकि कोई पार्टियां जो ऐसी नहीं है कि जो जिनमें जो है जो सांसद रहे हैं उनके बेटे को टिकट ना दिया गया हो। और ये जनता के बीच में जाने, लोकतंत्र है, जनता के बीच में जाते हैं लोग, जनता वोट करते हैं तभी वो सदन में जाते हैं। मैं इसलिए बार बार इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं मिल्कीपुर पे बात कर लूं, मैं महाकुंभ पे भी बात कर सकती हूँ। अभी मुझसे पहले कह रहे थे कि आप आज जाइए वहां पे स्नान करिए, मैं इलाहाबाद से ही हूँ और जो मैं जहां से डिबेट कर रही हूँ झूसी से, वहां से जो है महज 10 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे महाकुंभ भी है। तो मुझे उसकी कमियां और चीजें सारी चीजें पता है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगी क्योंकि डिबेट है मिल्कीपुर पर। तो मिल्कीपुर पर बात कर लेते हैं कि मिल्कीपुर की जनता को जिस तरीके से जो है आपने नकारने का कार्य किया। आपको जानकारी होगी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां पे दीपोत्सव मनाने के लिए, दीपोत्सव मनाते वक्त जो है वो वहां के सांसद जो है मिल्कीपुर से, जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी जो विधायक थे मिल्कीपुर से, उनके बारे में जो है उनके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। तो क्या जनता के अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे? क्या जिस जनता ने उनको चुन करके सदन में भेजे, जनता के वो विधायक थे, क्या उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी पिछले महीने की ही बात है जब किसी के घर बुलडोजर भिजवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करके कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देने के बाद ही आप जो है घर गिरा सकते हैं। पर उसके क्या कागज सही थे क्या गलत थे मैं उसमें नहीं जाती हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी दरकिनार करके बुलडोजर चला दिया गया, तब भी जो है मुख्यमंत्री नहीं जाते। आप विडंबना देखिए कि अगर जो है कुछ भी घटनाक्रम घटित होता है अयोध्या में, मिल्कीपुर में, फैजाबाद में, तो तब तक वहां पे कार्रवाई नहीं होती जब तक कि वहां का व्यक्ति जाकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े होकर के गुहार नहीं लगाता है। आपको क्या लगता है कि जो है मिल्कीपुर की जनता भूल जा रही है सारी चीजों को? अगर गन पॉइंट पे वोट नहीं पड़ेगा ना अनन्या जी, तो जनता जो है समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। आप सोचिए कि जब बार बार कहते हैं ना पीडीए पीडीए, पीडीए का इतना जो है महत्व हो गया है कि अब जो है भाजपा ने भी पीडीए से उठा करके प्रत्याशी दिया। हमारा पीडीए तो सक्सेसफुली हो रहा है ना, हम तो यही चाहते हैं कि आप जो है जो पिछड़े दलित रहे हैं उनको आप जो है आगे बढ़ाइए। तो आपने भी उस चीज को उठाया, बस इतनी सी कमी कर दी आपने जो है दूसरे विधानसभा का उठा लिया। काश आप मिल्कीपुर का प्रत्याशी उठाते और आपने उद्योगपति ढूंढ लिया, किसी आप कार्यकर्ता को दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। पर हालांकि मैं फिर कहूंगी कि लोकतंत्र है, आप जिसको चाहे उसको टिकट दीजिए, लोकतंत्र में आए, लोकतांत्रिक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में वोटिंग हो और पता चले भाई जनता किसको चाहती है तो बेहतर होगा। जैसे अभी हुए थे ना 9 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए थे तो गन पॉइंट पे हुए थे, ऐसे जो है वोटिंग होगी तब तो पता नहीं चलेगा ना कि जनता की इच्छा क्या है। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बीते कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी खुले आम इस बात को रख दिया है कि अब अगर चुनाव में उन्होंने बोला है किसी बात को लेकर कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा, सही ढंग से नहीं होगा मिल्कीपुर में, तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुलेआम दे दिया है कि फिर तो वो ना सोचे ना समझे, उस वक्त जो सामने आए जो मूड में वो कर दे। इसको आप किस नजरिए से देख रही हैं?
नहीं, उनका बयान मैं बिल्कुल एग्जैक्टली कोट कर देती हूँ। हाँ। कि उन्होंने कहा कि अगर जो है गन पॉइंट पे वोटिंग की जाती है तो वहां पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे उनके बुद्धि विवेक पे जो उस सिचुएशन में सही लगेगा वो वैसे एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस वक्त जो है आप अगर कांटेक्ट करने के लिए पार्टी कार्यालय पे हालांकि हमारा जो है नियम चलता है कि कोई भी परेशानी आती है कहीं भी किसी बूथ पर तो हम नंबर जारी करते हैं जहां जो कि पूरा एक्टिव रहता है 24/7 और लगातार जो है हम कार्यकर्ताओं से जो है कनेक्ट रहते हैं। वहां के जो वोटर्स भी होते हैं सबके लिए वो नंबर रहता है कि आप जो है कॉल करिए और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तरह से बयान आना आप इसको किस नजर से देख रही है? कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता उग्रवादी भी फैसला ले सकते हैं, कुछ भी तरह से ले सकते हैं, तो वहां पे जान जाने की भी संभावना है। जान हाँ नहीं, हानियां हो सकती है। अनन्या जी तो अंडरस्टूड है ना। नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से बयान दे रहे हैं पूजा जी, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की भी आशंका जताई जा सकती है। देखिए जो है अनन्या जी वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम समाजवादी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा ये कभी नहीं कहते कि आप अपराध करिए, तो अपराध के लिए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि जो आपको बुद्धि विवेक उस सिचुएशन में ठीक लगेगा तो आप ऐसे करिए। ठीक है पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप पर ये भी इस डिबेट में ये ब्लेम लगा, इल्जाम लगा है जो कह लीजिए कि आप एक पत्रकार हैं और आपको पत्रकारिता के हिसाब से अपनी बातों को रखना चाहिए, पक्ष और विपक्ष की बातों को सही ढंग से रखना चाहिए। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए जरा। तो आप एक पत्रकार होने के नाते बीजेपी की तरफ आपका झुकाव क्यों दिख रहा है, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए, कहां सच्चाई है? एक बात समझ लीजिए, हर पत्रकार की, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, अपना विश्लेषण होता है और विश्लेषण पत्रकार जो है अपने विश्लेषण के तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से उस बात को रखता है। अब किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, ये उसकी अपनी सोच है, लेकिन ये कहिए कि आदमी व्यक्ति उसके हिसाब से बोले, ये नहीं संभव है। जो निष्पक्ष होगा वो बोलेगा। 2 जून 95 को क्या हुआ था नन्या जी, सबने देखा था मायावती जी के साथ क्या किया गया था। मायावती जी की जो दलित महिला थी उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, उनकी अस्मिता को लूटने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर बीच में न आए होते तो मायावती जी कलवित हो गई होती। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो जितने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे इंस्टीट्यूट थे सबको नाम बदलने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। ये भी जनमानस दलित समुदाय ने देखा है। और दूसरी बात, जिस तरह से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के जो बम कांड में अभियुक्त थे, वो अखिलेश यादव के 12 से 17 में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव ने कोर्ट से उनके मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया आतंकवादियों के। भलाव कोर्ट का जो हाईकोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, नहीं तो वो भी वापस ले लिए होते। तो इस समाजवादी पार्टी का तो ऐसा कृत्य है, ये क्या बात करेगी? और देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, उनको राष्ट्रीय पत्नी कहने वाले लोगों का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। तो ये और भगवान राम को क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? मैंने पहले ही बोला कि कुछ गलत मत करिएगा। मत करो पूजा मिश्रा, ये अरे फर्जी बात आप कर रहे हैं। साथी हैं, इंडी गठबंधन के अंदर इतनी कुंठा भरी हुई है, चट्टुकारिता आपको इतना कर रहा है, आपके दिमाग में इतनी चट्टुकारिता पड़ी हुई है कि आप समाजवादी पार्टी के झूठ बोलने जाते हैं। समाजवादी पार्टी जितना महिलाओं का सम्मान करती उतना कोई नहीं करता। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो है समाजवादी पार्टी में कभी अपमान नहीं किया। आप जबरदस्ती किसी का सब उठा करके समाजवादी पार्टी को ला दे रहे हैं बीच में। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको इतनी चट्टुकारिता करने की क्या पड़ी है कि आप सत्यता से दूर प्रभाव लेना चाहते हैं। कहीं की बात उठा करके कहीं पे लेके आते हैं। कहीं से आपको पैसे मिले हुए हैं, क्या आप पैसे प्रेजेंट करेंगे? ये आपको ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात मैं आपको दे रही हूँ, कभी आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि आपकी मानसिकता हो सकती है, आपकी कोई विचारधारा हो सकती है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके आप आकर के आपके पास आऊंगी। पूजा जी जवाब दीजिए, पूजा जी दे रही है, ये नहीं समझ में आता है भाई। ठीक है पंकज जी, पूजा जी दे रही है जवाब। करिए पर कम से कम तथ्य तो ठीक रखिए ना, झूठ मत बोलिए ना। जिसका मतलब स्वीकारोक्ति है उनकी कि पार्टी के समाज में बैड इमेज है। अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो 2027 पे वापसी नहीं हो पाएगी, ये वो जानते हैं। इसीलिए वो बार बार अपने नेताओं को इंगित करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचिए और बैड इमेज से पार्टी को सुधारिए। ठीक है विकास जी, आऊंगे आपके पास। पूजा जी इसका जवाब दे दीजिए जरा। मुलायम सिंह तक का इन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि किस तरह से मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है जब लड़कियों के साथ दुष्कर्म समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। तो देखिए जो है मुझे लगता है कि जब पद्म विभूषण दिया जा रहा था तो इन सब लोगों को जो है सड़क पर उतर जाना चाहिए था।
श्रद्धेय नेताजी का ये तय कर लें कि सम्मान करना चाहते हैं कि अपमान करना चाहते हैं। मैं श्रद्धेय नेताजी पे नहीं चर्चा करना चाहती हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है और जितना सम्मान जो है वो डिजर्व करते थे सरकार ने भी दिया। आप ही तय कर दीजिए महिला होने के नाते। पूजा जी हटाइए ना बेशर्मी, हटाइए। अरे भाई बेशर्म कौन है पूजा जी? ये पूरा प्रदेश देख रहा है आज। वो जवाब दे रही है वो। मैं जो है चर्चा कर रही हूँ। अभी मैंने पहले भी बोला कि आप कुछ भी बोलिए मैं सुनूंगी, बस आप तथ्यों के साथ छेड़खान मत करिए। तथ्य गलत ला करके कोई और बोला हो, किसी और से ला करके आप समाजवादी पार्टी के ऊपर मत चिपकाइए, ये हरकत मत करिए। मैं जवाब दूंगी। अभी आपने बोला कि जो है समाजवादी पार्टी, अभी चल रही थी चर्चा जो है सुश्री मायावती जी की। हालांकि सुश्री मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को माफ किया, वो हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, आपके साथ तो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी ना, तो वो जो है बात वहां पे खत्म हो जाती है। और अभी आपने कहा कि 2027 में जो है हमारी सरकार नहीं बनेगी अगर इसी तरीके से रहा। हम मेहनत कर रहे हैं आपकी इस चीज को, हम इस चीज को बिल्कुल बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि पार्टी के बारे में समाज सुधारिए, नेता लोग उलझुल बयान न जारी करें, उलझुल बयानबाजी से बचें। वो ये कहते हैं कि बादल में कहीं ये इस तरह के उलझुल बयान करते हैं, उसके लिए बोलते हैं। क्योंकि जब अखिलेश तक यादव भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में गैर समाज में, तब तक हमारा सत्यानाश करते रहे। ठीक है विकास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी अपनी बातों को रखिए। ठीक है पूजा जी, विकास जी को अपनी बातें रखने दीजिए, आप इनकी बातें सुनिए। विकास जी बताइए। दो तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कि बार बार जो है चंद्रभान पासवान जी को लेकर के पूजा जी एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। वो भले ही 2 साल पहले आए हों भारतीय जनता पार्टी में, वो 2 बार के वहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं। वर्तमान में रुधौली से वो जिला पंचायत की सदस्य हैं, उनकी पत्नी, उनके पिताजी प्रधान है वहां पर, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा पद होता है। आप भी जानती होंगी किसी भी राजनीतिक दल में जिला कार्य समिति का सदस्य होना, और वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। इस नाते हम ये कहते हैं कि वो एक हमारे जमीनी कार्यकर्ता है। दूसरी चीज, 2024 में इतने नैरेटिव सेट करने के बाद भी मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद केवल और केवल 7700 वोट से जीतते हैं, 7700 से। जो व्यक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव में 13,000 से ज्यादा मतों से जीतता है, वो लोकसभा चुनाव में महज 7700 वोटों से जीतता है। आज समाजवादी पार्टी ने, आपने देख लिया होगा कि जैसे अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कहीं गोली ना चले, कहीं ये ना हो, बार बार अपने हार को छुपाने के लिए कारण उन्होंने ढूंढ लिया। ये तय मान लीजिए कि उन्होंने एक कारण तलाश लिया है कि जब हम हारेंगे तो हमें क्या कहना है। स्क्रिप्ट उनकी तैयार रखी हुई है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को जनता जवाब देने वाली है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, पूजा जी, मुझे लगता है कि तथ्यात्मक बात आप करती हैं, तो मैं इस तथ्य को जानना चाहूंगा। वो तथ्य मुझे बता दीजिए, जब तिरवा मेडिकल कॉलेज का नाम भीमराव, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों बदला गया, मैं ये जानना चाहता हूं। इतना ही अगर आपको दलित से प्रेम था तो आखिर वो नाम को क्यों बदला आपने? आरटीआई डाल करके आप पूछ क्यों नहीं? ये है सच्चाई है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की यह सच्चाई है। होता दलित प्रेम अनन्या जी केवल सरकार और सत्ता तक पहुंचने के लिए, केवल सरकार और सत्ता तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव हार गई है। आज इस स्टेटमेंट से आप लिख लीजिए, दलित इनके लिए केवल वोट बैंक है, दलित इनके लिए केवल मोहरा है। विकास जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। ठीक है पूजा जी, ठीक है विकास जी, इस बात का जरा आप जवाब दे दीजिए। वोट 1 हो या 7700 हो या 77 हो, वोट मायने रखता है। एक वोट से लोग जीतते हैं और हारते बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस अयोध्या पे आपकी पार्टी बीजेपी को बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि वहां से जीत हासिल करेगी, और लगातार वहां से लल्लू प्रसाद जी कई बार से जीतते हुए आ रहे थे, 2 बार से, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। तो कितना ये जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रही है, कहां से इतना आ रहा है? कैसे जीत हासिल आप लोग फिर से कर लेंगे मिल्कीपुर में? बिल्कुल, देखिए आप विशुद्ध रूप से जब आप अयोध्या लोकसभा की बात करती हैं तो उस अयोध्या लोकसभा में 4 या 5 विधानसभा की सीटें हैं, और उसमें अगर आप बात करेंगे विशेषकर अयोध्या की, जहां भगवान प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार है, जहां मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि पवित्र स्थानों से आप ये मान लीजिए राक्षस लोगों को नफरत होती है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये राक्षस कौन है? देखिए, राक्षस दुनिया जानती है कि जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के बनने में रोड़े अटकाए और निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई और सरयू का
जो है जल जो है वो रक्त से लाल कर दिया साधु संतों से, उन राक्षसों को पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। ऐसे लोग कभी भगवान श्री राम के मंदिर से संतुष्ट नहीं हो सकते। उस अयोध्या में हम जीत करके गए हैं। अगर आप लोकसभा का उठा के देख लीजिए, हम अयोध्या विधानसभा में जीत करके गए। रही बात ओवरऑल, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट तो हार है ना। ओवरऑल जहां तक है आप लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूं, मैं फिर कहता हूं एक झूठे नैरेटिव से जनता को कुछ देर के लिए गुमराह तो अनन्या जी किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह निर्णय ठान लिया है कि जो देश को अपनाएगा वही आगे जाएगा। तो फिर राम मंदिर के बाद तो सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं ना विकास जी। आपने लाख बातों को रखा, लेकिन राम मंदिर बहुत बड़ी बात थी। वहां पे प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों के संघर्षों के बाद हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे। तरह तरह के विपक्ष आप लोगों पे से सवाल खड़ा करते हैं कि राम उन्हीं को बाय बाय टाटा कर दिए, राम को पता था कि कौन सही है कौन गलत है। यहां तक कि अवधेश प्रसाद का यह भी बयान है, ये भी जरा सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। वो ये भी कहते हैं कि जो किनारे जब रोडों का जब चौड़ीकरण हो रहा था, सौंदर्यकरण हो रहा था, तब कई ऐसे मकान, दुकान, व्यापारियों को हटाया गया था, उन्हें सड़क किनारे फुटपाथ पर रख दिया गया था। उनकी बददुआ, उनका रोना और उनको मुआवजे उचित नहीं मिले थे, जिसका कारण है अवधेश प्रसाद का जीतना। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप राम मंदिर को विशेषकर आपने देखिए बहुत अच्छी बात कही। जब हम अयोध्या के सुंदरीकरण की बात करते हैं तो वो राम मंदिर और अयोध्या में ही केंद्रित है, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुझे लगता है कि विभिन्न विधानसभाओं में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जहां आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, वहां उस विधानसभा में तो हम लोकसभा में जीत करके आए। आप उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड्स में। तो अगर हम जीत करके आए तो आप इस बात को बेईमानी साबित कर दीजिए कि इस बात में कोई सच्चाई है। ये एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव पूरे लोकसभा में विपक्ष ने एकजुट होकर के सेट किया था। ये घड़ियाली आंसू बहाना और पीडीए का नारा लेकर के अपने थोते सत्ता तक के दरवाजे खोलने के जो प्रयास था, कुछ हद तक कामयाब हुए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन इनके नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज ये तय कर लिया है कि हम इसे ध्वस्त कर देंगे। और इस बात की बानगी आपको देखने को मिली कि हम 65% कुदरकी में मुसलमान हैं और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत करके आई। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात कही, अभी आपने भी कहा, आपने मुसलमानों का जिक्र किया। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं? आपका ये जो जवाब था, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी बातें छुपी है, इसको जरा क्लियर तरीके से नहीं, कुंदरकी जैसी सीट का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि वहां 65% मुस्लिम वोट है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रचंड जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात है तो प्रचंड जीत। विश्वास था कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। दूसरी चीज, एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए बहुत बड़ी बात होती है। अभी आपने देखा कि कैसे पूजा मिश्रा जी ने भी कहा और आपने भी जिक्र किया कि अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि जैसे मन हो वैसे करिए। ये बहुत बड़ी बात है कि यही स्थिति थी। अखिलेश यादव जैसे ही 9 में से 7 सीटें हारते हैं, संभल जैसी हिंसा इस बात का प्रमाण प्रेषित करती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव की मंशा आज जग जाहिर हो गई है। अगर वो मिल्कीपुर हारते हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश को वो एक और दंगे की आग में झोंकने का षड्यंत्र रच रहे हो। ठीक है, क्या पूजा जी जवाब दे दीजिए जरा सा। दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं अखिलेश यादव अगर वो जीत जाते हैं? अनन्या जी जो है 2024 के जब परिणाम आए ना लोकसभा के, उसके बाद में बहराइच दंगा हुआ। और 2024 का परिणाम क्या बताता है, आपको भी पता है कि 2024 का परिणाम ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारा है। इनको ये सूट करता है ना, तो ये इसी जो है पथ पर चल करके यही राजनीति करते हैं। अरे भाई साहब, आपको इतनी जानकारी है। मैं आपकी राजनीति पूजा जी बता दूं, राम गोपाल मिश्रा के लिए आपका खजाना नहीं खुला, लेकिन संभल के दंगाइयों के लिए समाजवादी पार्टी ने चेक जारी कर दिए, 5-5 लाख के। तो पूजा जी, आप अपनी कथनी और करनी को जरा एक बार एनालिसिस तो कर लीजिए। ठीक है विकास जी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। आपके टाइम में उन्होंने कुछ नहीं हस्तक्षेप किया। सिपाही भी हो रखे हैं, आप ही चोर, आप ही कोतवाल, तो कहाँ से होगा इंसाफ? करिए। अरे आप तो इंसाफ कर रही थी ना 5-5 लाख रुपए देकर के संभल के दंगाइयों को। अरे आप जो है, अरे भाई काहे दे दिए भाई? न्याय की देवी बनिए भाई, न्याय के देवता बने अखिलेश यादव, क्यों नहीं बने न्याय के देवता? पार्टी की जो डेलीगेशन गई थी ना, उसके ऊपर FIR करिए। आपको तो जानकारी है ना कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको जो समाजवादी पार्टी ने जो मदद दी है वो गलत है। तो आप FIR करिए भाई, जो हमारा डेलीगेशन गया वहां पे। आपके पास में तथ्य है ना, आप पुलिस को दीजिए। वहां की पुलिस को पता ही नहीं है, बड़ी निकम्मी। तो राम गोपाल मिश्रा की मिश्रा पे चेक नहीं देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, नहीं देना चाहिए था ना। पता नहीं चलता, बहराइच में दंगा हो जाता है, पता नहीं चलता है, उनको पता ही नहीं चलता अपराधी कहाँ पे है। इतनी निकम्मी हो रखी है। ये तो भला हो आप जैसे स्पोक्स पर्सन का, आप लोग जाकर के तथ्य ना दे तो पुलिस तो बिल्कुल निकम्मी हो रखी है उत्तर प्रदेश की। उनको तो कुछ पता नहीं चलता है, उनको तो पता नहीं क्यों पुलिस रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस को जिस तरीके से आपने मजाक बना रखा हुआ है ना,
बेचारे पुलिस वाले भी सोचते होंगे क्या ही मजाक बना रखा है हम लोगों का, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है, सारी जानकारी सिर्फ भाजपा के पास ही रहती है, या तो उनके कार्यकर्ताओं के पास में रहती है या मुख्यमंत्री जी के पास में रहती है, फिर भी केस नहीं करना है, बैठ करके जो है झूठ बोलना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का विषय है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। फिर अगर आपको लगता है कि पूजा मिश्रा जो है गलत कर रही है तो उठाइए, उठा करके एफआईआर करिए भाई, ठीक है, कन्विक्शन करिए, जाइए ठीक है। कोर्ट में। पंकज जी जवाब दीजिए जरा, ये बैठ करके झूठ मत बोलिए। ठीक है, पंकज जी इसका जवाब दे रहे हैं आपकी सारी बातों का। ठीक है पंकज जी जवाब। देखिए 12 से 17 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 815 दंगे हुए, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क ने संभल में तुर्की और पठानी समुदाय में संघर्ष करने की परिणति हुई, उसी का नतीजा हुआ कि वहां बलवा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से उसको कंट्रोल करने का काम किया, तो उसका नतीजा है, चाहे बहराइच का हो चाहे वहां का हो, उसको कंट्रोल करने का काम किया। उत्तर प्रदेश दंगे की आग में नहीं झुलस सका। और समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के शासनकाल में भयानक दंगे हुए, कितनी बातें हुई, सहारनपुर हो, सबने दंगे देखे, 815 दंगे हुए, ये रिकॉर्ड है। और योगी आदित्यनाथ को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में किसी की करने की हिम्मत नहीं है। और अगर कोई बलवाई दंगाई पाया जाता है तो उसका काउंटर भी होता है, वो दंडित होता है, ये भी याद करिए। इसीलिए देखिए एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, हरिनाथ जी से जवाब लूंगे। हरिनाथ जी, कारणों से नहीं, और एक मिनट, और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता, पिछले बार आपने झूठ का नैरेटिव फैलाकर कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, इस तरह का लोकसभा चुनाव में आपने नैरेटिव फैलाया। लेकिन जनता बात समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, और ये निश्चित मान के चलिए कुंदरकी इसका परिणाम है, और कुंदरकी इसका परिणाम है। और देखिएगा दलित समुदाय भी यहाँ पर निश्चित रूप से कमल खिलाने का काम करेगा। हरिनाथ जी आप बताइए, आपसे जवाब लेना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर थी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर है? हालांकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं तो कहीं ना कहीं आपका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर यहां पर रहती उत्तर प्रदेश में तो किस तरह से विकास करती भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के एज अ कंपेयर, आप बताइए मुझे। ये लोग क्योंकि बीते हुए अतीत के पन्नों पे जा रहे हैं कि कौन सी सरकार कैसा कार्य की है। अनन्या जी, अब हम बोल रहे हैं तो हमारे और साथी लोग से निवेदन है कि वो शांत रहेंगे। हाँ। पहले उस बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि पंकज जी ने या किसी विकास जी ने कहा था कि दलितों का अपमान, जब हाथरस में एक दलित बेटी को रात को जला दिया जाता है उस समय दलित का अपमान कहाँ गया था भाई? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भरी संसद में इनके गृह मंत्री अमित शाह जी अपमानित करते हैं, उस समय दलितों के दिल पर क्या गुजरी होगी ये वही लोग जानते हैं। अमित शाह जी ने कोई अपमान करने का काम नहीं किया, आप लोग फर्जी खाली नैरेटिव फैलाते रहे, अमित शाह जी के फर्जी वीडियो दिखाते रहे, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। पंकज उनको भी अपनी बात रख लेने दीजिए, अब लौटने का वक्त हो गया है। हरिनाथ जी अब अपनी बातों को रखिए। हाँ, और दूसरी बात जो कांग्रेस की बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन के लोग, खासतौर से कांग्रेस पार्टी पिछड़े दलित गरीब जातिगत जनगणना के द्वारा उनके हक को देने का काम करना, उनके साथ न्याय देने का काम हम करेंगे। महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों को उनका हक देने का काम करेंगे, जो हम अपने चुनावी घोषणा में करते रहते हैं। इसी से आप अंदाज लगा लीजिएगा कि कांग्रेस की सरकार रहती तो कैसे काम करती। दूसरी बात, निश्चित रूप से जिस तरह से ये पिछड़ों, दलितों, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, आप बताइए, ये कहते हैं कि अपराध माफ कर लिया अपने आप सजा को, आप बताइए। हरिनाथ जी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का ये शोषण कर रहे हैं तो फिर केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार भाजपा की कैसे बन जा रही है? कहाँ बन जा रही है? 240 सीट आए थे, अब ये तोड़ जोड़ कर बना ले रहे हैं भाई ईडी सीबीआई के डर में, वो भी काम कहाँ कर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फिर से कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। 2004 में आपके 145 सीटें आई थी कांग्रेस की, और 2009 में 208 सीटें आई थी, ये भी जनता ने देखा, ये भी जान लीजिए। आपकी बहुमत की सरकार नहीं है कांग्रेस की कभी। इंडिया गठबंधन के लोगों ने, ठीक है, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे जैसे पिछले 2 चुनाव में किया करते थे। और जब लखीमपुर में रामचंद्र मौर्य की हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाती है और पुलिस हंसती है और व्यंग करती है, उस समय पिछड़ों के साथ ये हक अपमान करने का काम करते हैं। तो ये पिछड़ों, दलितों, गरीबों के विरोधी सरकार है, उनके आरक्षण की विरोधी है सरकार,
इलेक्ट्रल एंट्री के माध्यम से, निजीकरण, समाजवादी पार्टी के बारे में भी जरा जिक्र कर दीजिए हरिनाथ जी। समाजवादी पार्टी के बारे में बता दीजिए वो किस तरह की सरकार है। समाजवादी पार्टी तो हमारे गठबंधन में ही है। हाँ। तो आप तो कहीं भी स्वाभाविक रूप से हम उसका पक्ष ले, गठबंधन आपका टूट भी सकता है, विधानसभा में वहां टूट भी रहा है दिल्ली में। आप निष्पक्ष होकर जरा बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसी है। चुनाव में गठबंधन टूट गया अनन्या जी, 2 सीटें ऑफर की। ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी की सरकार देश को नफरत के माहौल में ले जा रही है, उससे हर सरकार अच्छी है। ये देश को नफरत के नाव पर, पेपर लीक के नाव पर, दलितों के शोषण के तो ये बताइए हरिनाथ जी, कांग्रेस पार्टी मिल्कीपुर में क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? उपचुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। अरे अनन्या जी, आप तो पत्रकार है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानिए हम गठबंधन में है। वो सीट उनको हम लोगों ने दिया है, समर्थन किया है। हर जगह चुनाव थोड़ी लड़ लेंगे, अब आगे विधानसभा चुनाव होगा तो लड़ेंगे मिलकर। लेकिन अपनी काबिलियत तो दिखा सकते हैं ना, अपनी काबिलियत तो हम दिखा सकते हैं। अभी लोकसभा में काबिलियत नहीं दिखाए 2024 में है। 43 सीट हम लोग जीते, इनको 33 पर 30 पर ला दिए। अब काबिलियत कितना चाहिए आपको? देखिए विधानसभा दिल्ली की विधानसभा से टूट रहा है गठबंधन। कहाँ टूट रहा है? दिल्ली के विधानसभा में हम अपनी सरकार बना रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन बिना अखिलेश यादव जी के सपोर्ट के। जी, बिना अखिलेश यादव जी के सपोर्ट के हम वहाँ जनता के सपोर्ट पर हैं। आदरणीय शीला दीक्षित की जो 15 साल की काम रही है, उस विरासत के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आदि राहुल गांधी की जातीय जनगणना के मांग पर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के मांग पर, जो हमने 3 वादे किए, 2500 रुपया महीना। तो यानी इससे आप लोग को झटका नहीं लगा है? बिजली यूनिट अखिलेश यादव जी के जवाब से आपकी पार्टी को झटका नहीं लगा है? इसको यमुना के सफाई के नाम पर जो इन लोगों ने झूठा वादा किया था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर 10-11 साल में दिल्ली का मटिया मेट कर दिया है। उसके नाम पर हम सत्ता में आएंगे और उस पर दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट को रखा कि किस तरह से मिल्कीपुर सीट जो एक प्रतिष्ठा का सीट बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। अब इसमें देखना यह होगा कि जिस तरह से चंद्रभान पासवान उम्मीदवार बने हैं, इन पर सभी की निगाहें जाकर टिक गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो जिता पाते हैं कि नहीं। क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर फैजाबाद सीट से बात कही जाए हार हुई है, ये बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हार था, जिसको वो खोया हुआ यूं कह लीजिए इज्जत जो खो गया है उसको वापस लाने के लिए अब चंद्रभान पासवान पे पूरी इज्जत जाके टिक गई है। तो वहीं एक तरफ ये बात अब ये हो रहा है कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अभिजीत प्रसाद, जो मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि परिवारवाद कर रही है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि किसी भी हाल में वहां पे कमल नहीं खिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी पार्टी कहीं से भी कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि फैजाबाद में जो सीट से जो हार मिली है वही सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि मिल्कीपुर सीट पर आखिर जीत किसकी होती है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।